हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स को एकदम डिटेल में जा कर के डिस्कस कर लिया है, तो अब ज़रूरत है कि आपकी एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें भी हम कर लें एक बार अच्छे से सॉल्व। तो बस यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम अपने चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। और हर एक क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से बेटा डिस्कस करते हुए सॉल्व करेंगे ताकि आपको हर एक सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से फिर हम अपने आज के सेशन की कहानी को शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुका है। देखते हैं कि ये पहला सवाल एग्जैक्टली हमसे क्या पूछना चाह रहा है। Which of the following has more inertia? इनर्शिया के ऊपर सवाल आया है कि ज़रा बताओ कि इन दोनों में से, मतलब कि मान लो कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो बताओ कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से इनर्शिया कौन से वाले ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा। सवाल कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो एक बार अपन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि आपके पास एक रबर बॉल है और आपके पास एक स्टोन है, बट कंडीशन क्या है कि दोनों का साइज़ जो है वो सेम है। जैसे कि मान लो कि रबर बॉल आपकी कुछ इतनी बड़ी है, ठीक है, ये है रबर बॉल, और सेम साइज़ का आपके पास एक स्टोन है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से आपको बताना होगा कि कौन से वाले ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा होगा। याद करो बेटा, जब मैं आपको पहली बार इस चैप्टर में इनर्शिया के बारे में पढ़ा रही थी, समझा रही थी, तो मैंने आपको कुछ इस तरीके से समझाया था कि जैसे कि हम सभी में आलस होता है ना, हम सभी आलसी होते हैं। आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैम, हम तो बिल्कुल भी आलसी नहीं हैं। देखो बेटा, आलस होता तो सब में है, कुछ लोगों में ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो उसी आलस को अपन फिजिक्स की भाषा में क्या बोल देते हैं, इनर्शिया बोल देते हैं। यानी कि हम सब में क्या है, इनर्शिया है। ना सिर्फ हम लिविंग बींग्स में, बल्कि हमारे पास जितने भी नॉन लिविंग आर्टिकल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, उनमें भी इनर्शिया होता है। याद आया। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मतलब अब ये तो समझने और समझाने वाली बात हो गई थी कि जब कोई इंसान ज़्यादा मोटा होता है तो उसमें आलस भी ज़्यादा होता है, और अगर कोई इंसान ऐसे दुबला पतला सा है तो उसमें आलस भी कम होता है, वो बहुत ही एक्टिव होता है, उचक उचक के सारे काम कर लेता है। तो अगर कोई इंसान मोटा है तो उसमें आलस ज़्यादा है, अगर कोई इंसान दुबला पतला है तो उसमें आलस कम है। ठीक है। ठीक वैसे ही जब एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा हो जाता है, और यदि हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास कम है तो उसमें उसका जो इनर्शिया है वो भी कम ही होगा। तो आप ऐसे रिलेट करके बेटा चीज़ों को याद रख सकते हो। इसीलिए मैंने कहा था कि बस समझाने के लिए वो बात मैंने बोल दी थी। आपको याद क्या करना है, ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा, ऑब्जेक्ट का मास कम तो उसका इनर्शिया भी कम। ठीक है। हाँ, तो अभी आपके पास कौन से दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक रबर बॉल है और एक स्टोन है। ठीक है। दोनों में से आपको बताना है कि किसका होगा ज़्यादा इनर्शिया। तो आप बोलोगे कि मैम जिसका मास ज़्यादा होगा ना, इनर्शिया उसी का ज़्यादा होगा। बट सवाल यही तो है कि इन दोनों में मास ज़्यादा किसका है। अगर साइज़ में डिफरेंस होता तो शायद हमारे लिए ये समझना और आसान हो जाता, कंक्लूड करना हमारे लिए और आसान हो जाता। लेकिन कंडीशन क्या रख दी, कंडीशन ये रख दी कि भैया साइज़ कैसा है, सेम है। तो अब बताओ मास ज़्यादा किसका होगा, रबर बॉल का या स्टोन का। इसका इसका ज़्यादा होगा मास। ठीक है। देखो, इनर्शिया के केस में ना बेटा साइज़ मैटर नहीं करता है, ऑब्जेक्ट का साइज मैटर करता ही नहीं है, मैटर करता है उसका मास। मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा। तो इन दोनों में से आप बोल सकते हो कि दोनों का जो साइज है वो तो सेम है, लेकिन मास ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा, स्टोन का। तो
इसलिए इनर्शिया भी ज़्यादा किसका होगा, इसी का होगा। ठीक है, मैं ऐसे एरो बना देती हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि भैया मास में तो ये भारी है रबर बॉल से। मान लो कि इस हाथ में मेरे रबर बॉल है और इस हाथ में पत्थर है, दोनों में आपको फेंक के मारूँ, ज़्यादा ज़ोर से क्या लगेगा, पत्थर लगेगा। ठीक है, तो इसका मास ज़्यादा है बेटा, इसलिए इसका इनर्शिया भी होगा ज़्यादा। रिलैक्स, मैं आपको मारने नहीं वाली हूँ, बस एक बात बोली थी समझाने के लिए। चलो यहाँ देखो, सेकेंड ऑप्शन, अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन। अब मुझे तो नहीं लगता कि इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट होना चाहिए बेटा। आपके पास एक तरफ साइकिल है ना, बाइसिकल है, और एक तरफ आपके पास ट्रेन है, इतनी बड़ी सी भारी सी ट्रेन है। चलो साइकिल भी आप छोटी नहीं, आप बहुत बड़ी वाली ले लो, लेकिन आप कितनी भी बड़ी बाइसिकल क्यों ना ले लो बेटा, ट्रेन के सामने तो वो कुछ भी नहीं है ना, यानी कि उसका मास बहुत ही कम होगा, तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। तो ट्रेन का मास बेटा यहाँ पर ज़्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। एक 5 का सिक्का है बेटा, थोड़ा सा मोटा सा होता है, ये छोटा मोटा सा होता है। ठीक है, और एक आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, ये थोड़ा सा छोटा सा होता है और चपटा सा होता है, पतला सा होता है। ठीक है भाई, आप सभी बच्चों ने 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का तो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है आज तक, कभी आपने गौर नहीं किया कि मैम ये पतला होता है, ये मोटा होता है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, कोई दिक्कत की बात नहीं। वीडियो को आप अभी के अभी पॉज करो, जाओ अपनी जो गुल्लक है, ठीक है, उसको तोड़ो, आपका जो पिगी बैंक है उसमें से एक 5 रुपए का सिक्का निकालो, एक 1 रुपए का सिक्का निकालो, और दोनों को केयरफुली ऑब्जर्व करो। आप यही नोटिस करोगे कि यार 5 रुपए का जो कॉइन है ना, वो थोड़ा सा मोटा है और थोड़ा सा भारी भी है। 1 रुपए का जो कॉइन है वो पतला भी है, चपटा भी है, और थोड़ा हल्का भी है, मतलब इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या कि 5 रुपी कॉइन जो है बेटा, उसका मास ज़्यादा होगा, तो 100% उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, चल इतना आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा अपने दिमाग में क्या याद रखना है कि मास इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मोर मास, इट हैज मोर इनर्शिया। मोर द मास, मोर विल बी द इनर्शिया। ठीक है, चलो, a stone has more inertia than a rubber ball of the same size because it has more mass than the rubber ball of the same size. A train has more inertia, ये भी अपन ने देख लिया। A 5 rupee coin has more inertia, ये भी अपन ने देख लिया। ठीक है, चल अब हम आ जाएं अपने अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following example try to identify the number of times the velocity of a ball changes। अब देखो यहाँ पर मैं आपके सामने बेटा एक एग्जाम्पल रीड करने जा रही हूँ। ठीक है, छोटी सी स्टोरी है ओके, और उसको सुनने के बाद, समझने के बाद आपको ये बताना है कि यार इस एग्जाम्पल में, इस स्टोरी में बॉल ही है ना, हाँ, बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितने बार चेंज हुई है, कितने बार चेंज हुई है। बेटा इस पूरे चैप्टर में अपन ने फोर्स के ऊपर बात करी है ना, ये मत बोलना कि मैम फोर्स के ऊपर तो पता नहीं। अरे बेटा, इस पूरे चैप्टर में अपन ने लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, और कहीं ना कहीं अपन ने फोर्स की बात करी, तो तुमको पता है कि अगर, और क्योंकि अपन पिछला जो चैप्टर है मोशन वाला चैप्टर वो भी अपन पढ़ चुके हैं, है ना, तो अब तुम्हारे दिमाग में इतनी तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि यदि मैं बोल रही हूँ कि बेटा एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना है, अगर तुमसे मैं बोल रही हूँ कि बेटा एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना है, या एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या कि 100% उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना है या लगाना है। अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, इसका मतलब है कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। और अगर मैं बोलूं कि नहीं बेटा मुझे एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना है, इसका मतलब क्या कि मुझे अभी उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब बस इतना सा है कि वेलोसिटी तभी चेंज होगी जब फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब फोर्स कैसा लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी कैसी चेंज हो रही है। भाई वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब क्या है बेटा, चेंज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तुम रोज सुबह 7 बजे सो करके उठते हो, तुमने मम्मा से बोला कि मम्मा फॉर अ चेंज मैं नेक्स्ट डे जो है अलग टाइम पे सो करके उठूंगा। तुम्हारी मम्मा खुश हो गई कि अरे वाह मेरे बेटे में अकल आ गई है, कल से ये सुबह 6 बजे सो करके उठेगा। अगले दिन तुम सुबह बेटा 10 बजे सो करके उठे, मम्मी ने बोला ये क्या है, तो तुमने बोला कि मम्मी मैंने कहा था कि फॉर अ चेंज
मैं कल दूसरे टाइम पर सो करके उठूंगा। आपने सोचा कि मैं पॉजिटिव चेंज करने वाला हूँ, बट मैं तो नेगेटिव चेंज कर गया। मैं 7 नहीं, मैं 10 बजे सो करके उठा, तो चेंज तो बेटा ये भी हुआ, लेकिन ये नेगेटिव वाला हो गया। तो वेलोसिटी भी चेंज होती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकती है? तो बढ़ सकती है। आप वेलोसिटी के बढ़ने को पॉजिटिव चेंज बोल सकते हो। वहीं वेलोसिटी बेटा कम भी हो सकती है, यदि ऑब्जेक्ट के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया। मैंने क्या बोला? वेलोसिटी को चेंज करने के लिए फोर्स एसेंशियली रिक्वायर्ड है। यदि फोर्स नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो तुम भूल जाओ कि उसकी वेलोसिटी कभी चेंज भी होने वाली है। ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यदि ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन क्या है बेटा? ये है, और इसी डायरेक्शन में यदि फोर्स लग जाए तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है। और कैसा चेंज आएगा बेटा? वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी कि मान लो कि पहले ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जा रहा था, मैंने इसको धक्का मार दिया, मतलब कि इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो वेलोसिटी में चेंज आया, आप उसको पॉजिटिव चेंज बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ गई है। और इसका उल्टा कब हो सकता है? जब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाए बेटा? इसे फोर्स लग जाए। ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा? फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी, आप ये नहीं बोलोगे कि मैं वेलोसिटी नहीं बदलेगी, अरे बिल्कुल बदलेगी यार, बिल्कुल बदलेगी, लेकिन कैसे? वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब हमेशा ये मत समझना कि वेलोसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, अरे कम भी हो सकती है। चेंज कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, चल ये चीज आपको, ये मैंने क्यों बताया है आपको ऐसी हवा में नहीं। जब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा, क्योंकि सवाल में आपसे यही पूछा जा रहा है कि इस एग्जाम्पल को पढ़ करके जरा ये बताओ कि बॉल की वेलोसिटी कितने बारी चेंज हो रही है। तो इसलिए मैंने बता दिया कि यार वेलोसिटी बॉल की चेंज तभी होगी जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि बिना फोर्स के एप्लीकेशन के वेलोसिटी बदलने से नहीं। वेलोसिटी एकदम ढीठ टाइप की होती है, वो बोलती है कि मैं नहीं बदलूंगी जब तक कि मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना आकर के लग जाए। समझे? तो तुम्हें इस एग्जाम्पल में क्या देखना होगा? फोर्स कितने बार लग रहा है बॉल के ऊपर, जितने बारी फोर्स लगेगा उतने बारी उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस सवाल में इस्तेमाल होगा, इसलिए तुमको मैंने पहले ही बता दिया। अब आ जाओ, एग्जाम्पल भी रीड कर ही लेते हैं। अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। जैसे कि मान लो ये है टीम ए का प्लेयर, ठीक है, ये दूसरा प्लेयर हो गया टीम ए का ही, सेम टीम के प्लेयर हैं बेटा, फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। इसने बॉल को किक करा और किक करके किसको दे दिया? जैसे कि मान लो ये प्लेयर 1 था, इसके सामने फुटबॉल थी, इसने लात मारी, किक मारी, किक खा करके बॉल कहाँ आ गई? बॉल आ गई ये वाले प्लेयर के पास। ठीक है, अभी तक तो सवाल में इतना ही बोला जा रहा है, मतलब एग्जाम्पल में कि अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। अब ये भी क्या करेगा? ये बॉल को लेकर के बेटा घर तो नहीं चला जाएगा, ये बोलेगा कि मेरे पास बॉल आ गई है, अब मैं इसको घर लेके चला जाऊंगा, नहीं। सामने जो गोल पोस्ट है बेटा, उसकी तरफ ये बॉल को क्या करेगा? किक करेगा। और तुम लोग बार बार बेटा किक करने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, बॉल को किक करने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे जब अपन बॉल को लात मारते बेटा, किक करते हैं, तो अपन क्या करते हैं? अपने पैर से उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं ना। यानी कि ये जो प्लेयर 1 है, जब इसने बॉल को किक किया तो इसने फोर्स लगाया। जब बॉल फोर्स खा करके इसके पास आई, सेकंड प्लेयर के पास, तो इसने क्या करा? इसने भी फोर्स लगा दिया। यानी कि अब बॉल के ऊपर दूसरी बार क्या हुआ बेटा? फोर्स लगा है। ठीक है, अब क्या होगा? Now the goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards the player of his own team। बेटा यहाँ पर भी गोलकीपर खड़ा होगा। चलो मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई एक ही कलर के प्लेयर दिख रहे हैं, एक ही टीम वाले खेल रहे हैं क्या। देखो, तो इस वाले प्लेयर ने क्या करा बेटा? गोल पोस्ट की तरफ बॉल को किक किया, तो बॉल कहाँ आ गई? गोलकीपर के पास आ गई। गोलकीपर ने क्या करा? जैसे कि मान लो कि मैं गोलकीपर हूँ, या तुम अपने आप को इमेजिन कर लो कि तुम क्या हो? गोलकीपर हो। ठीक है, तुम्हारी तरफ बॉल आ रही है, क्योंकि जो सामने प्लेयर खड़ा था उसने जोर से बॉल को लात मारी थी, किक करा था, तो बॉल तेजी के साथ क्या हो रहा है? तो तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो तुम क्या करोगे? गोल ना हो जाए इसलिए तुम बॉल को रोकोगे ना।
मतलब कि जो मूविंग बॉल है तुम उसके ऊपर फोर्स लगाओगे उसके मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि तुम्हें बॉल को रोकना है बेटा, तुम्हें गोल होने से बचाना है, तुम्हें गोल करना नहीं है कि बन के खड़े हो गोलकीपर और बॉल जहां ही तुम साइड में हो गए कि हाँ हो जाने दो, कौन रोके, ऐसा नहीं होता है। गोलकीपर को गोल होने से बचाना होता है, ठीक है। तो अगर उसकी तरफ बॉल आ रही होती है हाई वेलोसिटी या स्पीड के साथ, तो उसको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है ताकि बॉल रुक जाए। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है, यहाँ पर जो गोलकीपर है बेटा वो भी बॉल के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है, फोर्स लगाएगा। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर अपन मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पर बॉल के ऊपर फोर्स लगा, सपोज F1, जब इस प्लेयर ने इस प्लेयर को बॉल किक करके दी तो इसने फोर्स लगा दिया बॉल के ऊपर F1। फिर जब इस प्लेयर ने गोल पोस्ट की तरफ बॉल को किक किया तो इसने बॉल के ऊपर फोर्स लगा दिया F2, ठीक है। फिर जब गोलकीपर उस बॉल को रोकेगा तो वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा बॉल के ऊपर, यानी कि F3। अच्छा, क्या इतने में गोलकीपर रुक गया क्या? नहीं, उसने क्या करा, अपने ही टीम के दूसरे प्लेयर को बॉल किक करके दी, तो अल्टीमेटली बॉल कहाँ आ गई, दूसरे मतलब जो चौथा प्लेयर है आप समझ लो उसके पास आ गई है। तो एक्चुअली गोलकीपर ने ना बॉल के ऊपर दो बार ही फोर्स लगाया है, एक उसको रोकने के लिए, उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए, और फिर उस बॉल के मोशन के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। भाई बॉल, सपोज मैं गोलकीपर हूँ तो बॉल मेरे पास इस तरफ से आ रही थी, ठीक है, इस डायरेक्शन से आ रही थी, बट मुझे क्या करना था, इसको रोकना था। तो मैंने क्या करा, उसके मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन पे उसके ऊपर फोर्स लगा दिया ताकि वो बॉल की वेलोसिटी कम हो जाए और बॉल रुक जाए। फिर जब बॉल रुकी, मेरे सामने आई, तो अब मुझे क्या करना है, बॉल को वहाँ भेजना है दूसरे डायरेक्शन में। तो अब क्या करूँगी, मैं बॉल को उसी डायरेक्शन में किक कर दूंगी ताकि जो मेरे टीम का जो प्लेयर है उसकी तरफ बॉल चली जाए। तो मोशन के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बॉल के, ठीक है, सबसे पहले बॉल को रोकने के लिए इसने F3 फोर्स लगाया, फिर अपने प्लेयर को देने के लिए इसने दोबारा क्या करा बेटा, बॉल के ऊपर फोर्स लगाया है। कौन सा फोर्स लगाया है, चलो F4 फोर्स लगाया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कितने बार बॉल के ऊपर फोर्सेस लग गए बेटा, 4 बारी। इसने लगाया, गोलकीपर ने कुल मिलाकर के 2 बार लगा दिया। तो जितने बार फोर्स लगा उतने बार वेलोसिटी चेंज हुई। ना सिर्फ बेटा वेलोसिटी चेंज हो रही है बॉल की, बल्कि उसके मोशन का डायरेक्शन भी तो चेंज हो रहा है ना, कि जब ये वाले प्लेयर ने बॉल को किक करके इसको दिया था तो बॉल के मोशन का डायरेक्शन ये था। बॉल के मोशन का डायरेक्शन बेटा क्या था, देखो यहाँ पे ये था, बॉल के मोशन का डायरेक्शन ये था। लेकिन फिर क्या हुआ, इसने बॉल को किक करके दूसरे डायरेक्शन में भेज दिया। तो कुल मिलाकर के इस एग्जाम्पल में फुटबॉल के ऊपर 4 बार फोर्स लग रहा है, तो उसकी वेलोसिटी भी 4 बार ही चेंज होगी। सवाल तुमसे यही था कि जरा बताओ कितने बार वेलोसिटी चेंज होगी। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट तुमको मैंने पहले ही समझा दिया था कि भैया फोर्स लगाना जरूरी है, तभी वेलोसिटी बदलेगी, अदरवाइज तो तुम भूल ही जाओ। 4 बार ही फोर्स लगा तो 4 बार वेलोसिटी बदल जाएगी, ठीक है, ओके। The velocity of a ball changes for the first time when a football player kicks the football to another player of his team. पहली बार velocity कब change हुई, जब पहले प्लेयर ने दूसरे प्लेयर की तरफ जो है बॉल उसको दी। The agent supplying the force is in this case is the kick applied by the player. सवाल ये भी है कि कौन है जो फोर्स लगा रहा है, वो भी आपको बताना है। तो आप बोल सकते हो कि प्लेयर ने जो किक करा है बेटा उसी से फोर्स लग गया है फुटबॉल को, ठीक है। फिर इसके बाद में द वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल चेंजेस फॉर द सेकंड टाइम व्हेन द अनदर प्लेयर ऑफ द सेम टीम किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल पोस्ट। गोल पोस्ट की तरफ जो दूसरे प्लेयर ने बॉल को किक करा है तो उस समय दूसरा फोर्स लग गया, और इस समय भी दूसरे प्लेयर ने जो किक मारी है बेटा वही क्या है, फोर्स का एजेंट है, ठीक है। Third, the velocity of a football changes for the third time when the goalkeeper of opposite team collects the football या to stop the football. In this case, जो गोलकीपर के हाथ है वो क्या कर रहे हैं बेटा, फोर्स लगा रहे हैं बॉल के ऊपर उसको रोकने के लिए। इसके बाद में फोर्थ टाइम कब चेंज हुई है, जब गोलकीपर क्या करता है, स्टेशनरी फुटबॉल को किक करता है टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। हेयर जो गोलकीपर किक लगाएगा बेटा फुटबॉल को, वही किक क्या हो जाएगी, फोर्स का एजेंट बन जाएगी। Thus the velocity of a football changes 4 times. कॉन्सेप्ट समझ में आया, सवाल समझ में आ गया, बस तो फिर क्या करना है, आगे बढ़ जाना है और कुछ नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांचेस। एक पेड़ है, बहुत बड़ा तो नहीं है, ठीक है, तो तुम सोचो कि मैं बरगद के पेड़ को जा करके हिला दूंगा, बेटा बरगद का पेड़ तुमसे कतई नहीं हिलने वाला, ठीक है। एक पेड़ है, बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है। अगर तुम उसके मेन जो उसका ट्रंक है या उसकी कोई पतली सी ब्रांच है, यदि तुम उसको जा करके ऐसे ऐसे शेक करोगे, हिलाओगे ना, तो जो सूखी पत्तियां होती है बेटा वो झड़ जाती हैं, ठीक है। और अगर वो पेड़ फल फल वाला है, सपोज वो आम का पेड़ है या अनार का पेड़ है, ठीक है, तो अगर तुमने कुछ ज़्यादा ही विगरसली शेक कर दिया उसकी ब्रांचेस को, तो कभी कभी फल भी बेटा टपक जाते हैं नीचे, ठीक है, जो ज़्यादा पके फल होते हैं ना वो भी नीचे गिर जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। तो सवाल यही है कि पत्तियां हैं या जो फ्रूट्स हैं वो ब्रांच या स्टेम से जो है डिटैच क्यों हो जाते हैं विगरसली शेक करने पर। तो बेटा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर छुपा हुआ है इनर्शिया में ही। देखो होता क्या है कि जैसे कि ये तुम्हारा पेड़ है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ये इसकी ब्रांच है और ब्रांच में ऐसी सूखी लीव्स लगी हुई हैं, ठीक है, ये सबको दिख रही होगी, ये तो ये पेड़ है, ये उसकी ब्रांच है, इसमें कुछ पत्तियां लगी हुई हैं। आप बोलोगे कि मैम पत्तियां तो हरी हरी लग रही हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये लो, ये सूखी सूखी पत्तियां भी तुमको मैंने दिखा दी हैं, अब खुश, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे खड़े होकर के इसको विगरसली शेक कर रहे हैं इस ब्रांच को। तो जो सूखी सूखी पत्तियां हैं बेटा, ये अल्टीमेटली क्या होगा, ये ऐसे नीचे आके गिर जाएंगी। क्यों, सवाल ये पूछा गया है। तो अब देखो होता क्या है, जिस समय जाकर के तुमने इस ब्रांच को टच नहीं किया है, ब्रांच रेस्ट में है, ब्रांच से जो पत्तियां लगी हुई बेटा, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो सूखी वाली पत्तियां हो, सब कैसे हैं, रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन फिर तुमने क्या करा, मतलब इस समय क्या है, इनके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना। कौन सा इनर्शिया है बेटा, इनर्शिया के भी तो टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो जब तक कि तुमने जाकर के विगरसली शेक नहीं किया है ब्रांच को, स्टेम को, किसी को भी, तब तक ब्रांच, लीव्स सब कैसे है बेटा, इनर्शिया मतलब रेस्ट पर है, और उनके अंदर क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ठीक है। अब तुमने क्या करा, तुमने जाकर के पेड़ की ब्रांच को हिलाना शुरू करा। उस चक्कर में हुआ क्या भाई, पेड़ की ब्रांच को यदि तुम हिला रहे हो, कैसे हिला रहे हो, क्योंकि तुम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। तुमको पता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, कि जब तक कि कोई एक रेस्ट पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आकर के ना लग जाए, वो रेस्ट से मोशन में नहीं आता है। क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो जो उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो उसको बोलता है कि यार एक तू काम कर, तू अभी रेस्ट में है ना, तो तू रेस्ट में ही रहे, तू मोशन में मत आ। मतलब कि एक रेस्ट पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट के अंदर होता है उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और वो उसके स्टेट को चेंज करने से रोकता है कि रेस्ट पर हो, रेस्ट पे रहो, क्यों आना है तुमको मोशन में। लेकिन ये स्टेट तभी चेंज होता है बेटा मोशन का, जब फोर्स आकर के लग जाए। तो जब हम इस ब्रांच को जाकर के विगरसली शेक करते तो बेसिकली हम करते क्या है, हम फोर्स लगाते हैं ब्रांच के ऊपर, और उसी फोर्स, उसी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण जो ब्रांच है बेटा, उसका जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट चल रहा होता है वो ओवरकम हो जाता है, और उस चक्कर में ब्रांच आ जाती है किसमें, मोशन में। मैंने क्या बोला, रेस्ट से मोशन में आने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो ब्रांच आप देखोगे कि कुछ समय बाद हिलने लग गई है, मोशन में आ गई है। मोशन में क्यों आई, क्योंकि हमने फोर्स जो लगाया उससे उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ओवरकम हो गया, तो वो मोशन में आ गई। अब वो तो मोशन में आ जाती है, लेकिन ये जो आपको सूखी पत्तियां दिख रही है बेटा, ये सूखी पत्तियां, ये बिल्कुल जो है चिड़चिड़ी सी होती, जैसे कि अपने घर के कुछ रिश्तेदार नहीं होते हैं जो हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि फूफा जी हो गए है ना, दामाद जी हो गए, बिल्कुल ये वैसे ही होता है, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये जो पत्तियां हैं ये बोलती हैं कि भैया हम भी तो पहले रेस्ट में ही थे। मैंने क्या बोला, जब तक कि आपने ये फोर्स नहीं लगाया, जब तक कि आपने ब्रांच को विगरसली शेक नहीं किया था, ब्रांच, ट्री या ब्रांच पे लगी हुई पत्तियां सब कैसे थे बेटा, रेस्ट पे थे, सबके अंदर क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, ठीक है। तो हुआ ये कि हमने तो जाकर के फोर्स लगाया ब्रांच के ऊपर, उस चक्कर में क्या हुआ, ब्रांच का जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था वो ओवरकम हो गया, तो वो रेस्ट से जो है मोशन में आ गई ब्रांच, मतलब वो ऐसे मूव करने लग गई, डांस करने लग गई, शेक करने लग गई। लेकिन जो उसके ऊपर पत्तियां चिपकी हुई थी, स्पेशली ये जो बूढ़ी पुरानी पत्तियां हैं, इनके अंदर अभी भी क्या था बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही चल रहा था। इनके अंदर अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही चल रहा था, जो इनको रेस्ट से मोशन में आने
नहीं देना चाहता था। तो उस चक्कर में हुआ क्या, उस चक्कर में हुआ बेटा ये कि ये जो पत्तियां है ना, जो रेस्ट से मोशन में आने को तैयार नहीं थी बेटा, वो ब्रांच से डिटैच हो गई। आप खुद सोचो ना, जैसे कि ये ब्रांच है और उसके ऊपर पत्तियां चिपकी हुई हैं, ठीक है। इनिशियली सब रेस्ट पे थे, सबके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, लेकिन ब्रांच के ऊपर फोर्स लग गया तो उसका जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो ओवरकम हो गया, जिसके चक्कर में ब्रांच क्या हो गई बेटा, ब्रांच मोशन में आ गई। देखो ब्रांच मोशन में आ गई, पहले रेस्ट पे थी, सब कोई रेस्ट पे थे, लेकिन अब ब्रांच मोशन में आ गई। लेकिन ये जो पत्तियां हैं बेटा, ये तो कतई जो है ना रेस्ट से मोशन में आने को रेडी नहीं है। तो उस चक्कर में होगा क्या, देखो दोनों अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, कि ब्रांच अलग हो गई अब पत्तियां अलग हो गई, क्योंकि पत्तियां मोशन में आने को रेडी नहीं थी और ब्रांच ने अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर लिया था। अब वो रेस्ट से मोशन में आ गई थी, लेकिन पत्तियां जो है चेंज करने को रेडी नहीं। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली ये डिटैच हो गई, और इसलिए सूखी पुरानी जो पत्तियां जो होती हैं, जो पके हुए फल होते हैं बेटा, वो तड़ाक से नीचे गिर जाते हैं। आप बोलोगे कि मैम जो यंग लीव्स होती हैं, हरी वाली पत्तियां, वो तो नहीं झड़ती, क्योंकि बेटा वो काफ़ी स्ट्रांगली अटैच्ड रहती हैं ब्रांच से। तो अल्टीमेटली होता है कि जब ब्रांच पे अपन फोर्स लगाते हैं ना, तो इनडायरेक्टली लीव्स के ऊपर, वो जो ग्रीन लीव्स हैं उनके ऊपर भी फोर्स लग जाता है, तो उनका भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट ओवरकम हो जाता है, तो वो भी रेस्ट से मोशन में आ जाते हैं। पेड़ पे टिके रहने का एक ही तरीका है कि जब उसकी ब्रांच रेस्ट से मोशन में आए तो पत्तियां भी और फल भी रेस्ट से मोशन में आ जाए। अगर तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं त्यागा गया, नहीं छोड़ा गया मतलब, तो फिर डिटैच तो हो ही जाएंगी पत्तियां, या फिर आप बोल सकते हो कि फल, ठीक है। अब बस इसी चीज़ को अपने शब्दों में लिख देना आप कि इफ़ वी शेक द ब्रांच ऑफ ट्री विग्रसली देन द ब्रांच ऑफ ट्री कम्स इन मोशन बट द लीव्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। कि मोशन में तो आ गई कौन, ब्रांच, ठीक है ना, ट्री की ब्रांच आप बोल दो कि मोशन में आ गई, लेकिन जो पत्ती है वो अभी भी कैसी है, रेस्ट पे है, ड्यू टू देयर इनर्शिया एंड हेंस डिटैच फ्रॉम द ब्रांच एंड फॉल डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do you fall in the forward direction when a moving bus breaks to a stop and falls backwards when it accelerates from the rest? जब बस चलना शुरू करती है तो हमें पीछे की तरफ जर्क लगता है, और जब बस चलते चलते अचानक से ब्रेक लगा दिया ड्राइवर ने, तो हम आगे की तरफ जर्क खा के गिरने की कोशिश करते हैं, मतलब कोशिश नहीं करते, मतलब गिरते गिरते बच जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड जर्क क्यों लगता है जब भी वेलोसिटी बस की चेंज होती है तो, ठीक है। तो बेटा इसका जवाब क्या है, इनर्शिया ही है। देखो मैंने क्या बोला, अगर इनर्शिया की सुनोगे और अगर अपने मोशन के स्टेट को चेंज नहीं करोगे, ठीक है, तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। अब मेरी बात सुनो, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि मान लो कि इस समय में अभी मैं बस के अंदर हूँ, ठीक है, और बस की जो चेयर है, आप सबको पता है कि बस की जो सीट होती है वो बस के फ्लोर से ही जुड़ी रहती है। भाई आप सभी ने कभी ना कभी स्कूल बस में ट्रैवल किया होगा, या जो आपकी पब्लिक जो बसेस होती हैं, है ना, उनमें भी आपने कभी ना कभी तो ट्रैवल किया होगा, एटलीस्ट देखा तो होगा ही कि बस की जो चेयर होती है, जो सीट होती है बेटा, वो बस के फ्लोर से ही जुड़ी रहती है, ठीक है। तो हुआ ये कि इस समय मान लो कि मैं बस में बैठी हुई हूँ, मैं बस के अंदर हूँ और मैं बस की सीट के ऊपर बैठी हुई हूँ, यानी कि जो मेरे पैर हैं बेटा वो कहाँ हैं, वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि दिस इज़ योर बस, ये हो गई उसकी सीट, और यहाँ पर कोई इंसान बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है बेटा, जब अपन बस की सीट पर बैठते हैं तो अपने जो पाँव हैं वो कहाँ रहते हैं, आप बोल सकते हो कि फ्लोर के कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। और पाँव बोलो या आप बोल सकते हो कि जो आपकी लोअर बॉडी है, ठीक है, जो आपकी लोअर बॉडी है, पाँव भी नहीं बोलने चाहिए इस केस में, जो आपकी लोअर बॉडी है वो बस के या तो सीट के कांटेक्ट में है या फिर फ्लोर के कांटेक्ट में, ठीक है। ये मैंने बहुत ही गंदा सा डायग्राम बना दिया है, इसको अपन फिक्स कर सकते हैं। अब ठीक है, ये इसके हाथ हो गए और ये इसके दो पैर हो गए, ठीक। तो जब अपन बस के अंदर बैठते हैं बेटा, तो अपनी जो लोअर बॉडी होती है, सिर्फ लोअर बॉडी, वो सीट के कांटेक्ट में होती है या फिर बस के फ्लोर के कांटेक्ट में होती है, ठीक है। आप देखो हुआ क्या, आप जो बस थी वो इनिशियली क्या थी, रेस्ट पे थी, बस इनिशियली रेस्ट पे थी, बस चल नहीं रही थी। तो बस के अंदर जो कुछ भी था, उसका फ्लोर से जुड़ी हुई सीट, सब कुछ रेस्ट पे था। सीट पर जो इंसान बैठा हुआ था वो भी क्या था बेटा, रेस्ट पे था। क्यों भाई, बस ही नहीं चल रही, तो उसके अंदर जो सब कुछ चीज़ें हैं वो भी सब भी कैसी हैं, रेस्ट पर ही है। मतलब कि इस समय क्या है, सबके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। आप जो है बेटा
मतलब यहाँ पर जो इंसान बैठा हुआ है उसके अंदर भी क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही चल रहा है, ठीक है। वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसको उसके मोशन में, उसको उसके रेस्ट से मोशन में आने नहीं देना चाहता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, बस ने अचानक से चलना शुरू कर दिया, ठीक है, इंजन स्टार्ट किया और फोर्स वोर्स लगा और बस जो है बेटा चलना शुरू कर दी। अब बस तो चलना शुरू कर दी, बस अब बस आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है बेटा बस का जो फ्लोर है वो भी आगे बढ़ेगा, फ्लोर से जो चेयर जुड़ी हुई है वो भी आगे बढ़ेगी, मतलब कि वो भी मोशन में आ जाएगी, ठीक है। और क्योंकि आपकी जो लोअर बॉडी है, मैंने क्या बोला था, आप जब अपन बस में बैठते हैं बेटा तो अपनी जो लोअर बॉडी होती है वो बस की सीट या बस के फ्लोर के कांटेक्ट में होती है, ठीक है। तो जब बस चलती है तो उसका फ्लोर आगे बढ़ता है, फ्लोर रेस्ट से मोशन में आ जाता है, जो सीट होती है वो भी रेस्ट से मोशन में आ जाती है, और उस चक्कर में सीट या फ्लोर के कांटेक्ट में जो हमारी लोअर बॉडी होती है, जो हमारी लोअर बॉडी होती है बेटा, उसका भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट ओवरकम हो जाता है और लोअर बॉडी भी रेस्ट से आ जाती है मोशन में। जब बस चलना शुरू करेगी तो लोअर बॉडी भी रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। लेकिन ये जो अपनी अपर बॉडी होती है ये तो किसी के कांटेक्ट में होती है, तो हवा में होती है, ठीक है। तो अपर बॉडी में क्या हो रहा है, अपर बॉडी में तो अभी भी क्या चल रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही चल रहा है। जो उसको रेस्ट में ही रखना चाहता है वो उसको मोशन में आने देना नहीं चाहता। तो कैन यू इमेजिन सच सिचुएशन कि एक इंसान की जो लोअर बॉडी है वो जा रही है आगे, क्यों, क्योंकि लोअर बॉडी कांटेक्ट में थी बस के सीट के या बस के फ्लोर के, वो रेस्ट से मोशन में आ गए तो लोअर बॉडी भी रेस्ट से मोशन में आ गई, लेकिन अपर बॉडी अभी भी रेस्ट पे है। तो क्या होगा, आप ऐसे बैठे हुए हो या आप ऐसे खड़े हो, चलो बस में आप खड़े हुए हो, आपकी लोअर बॉडी जाएगी आगे, आपकी लोअर बॉडी और आगे जाएगी, क्यों, क्योंकि बस आगे जा रही है। लेकिन आपकी अपर बॉडी क्या करेगी, पीछे की तरफ ऐसा एक जर्क मारेगी, ऐसा लगेगा कि आप पीछे की तरफ गिर रहे हो, क्यों, अरे लोअर बॉडी तो आगे निकल गई ना, और अपर बॉडी वहीं की वहीं है कि नहीं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है हमारे अंदर, हम क्यों रेस्ट से मोशन में आए। तो पीछे की तरफ क्या लगेगा बेटा, अपर बॉडी पर एक जर्क लगेगा, और इसलिए अपन पीछे की तरफ गिरते हैं जब भी बस चलना शुरू करती है, ठीक है। इसका उल्टा होता है तब जब ड्राइवर जो है ब्रेक लगा दे बस को रोकने के लिए, कि मान लो कि अब जो आपकी बस है वो चल रही है, ठीक है, तो बस का जो फ्लोर है बेटा वो भी मोशन में ही होगा, जाहिर सी बात है। अब फ्लोर पर आप खड़े हुए हो, जब बस मोशन में होती है तो उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो भी सब मोशन में होती हैं, उसका फ्लोर भी मोशन में होता है। फ्लोर के ऊपर जो इंसान खड़ा हुआ है, फ्लोर के ऊपर जो इंसान खड़ा हुआ है वो भी क्या होता है बेटा, मोशन में होता है। अब देखो वही वाली बात है कि जब आप बस के अंदर होते हो तो आपकी जो लोअर बॉडी होती है वो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में होती है। आपकी लोअर बॉडी, इंसान की लोअर बॉडी बस के फ्लोर के कांटेक्ट में होती है। तो अगर बस चल रही है, फ्लोर चल रहा है, तो इसका मतलब फ्लोर के कांटेक्ट में जो इंसान की लोअर बॉडी है वो भी चल रही है। लोअर बॉडी के साथ साथ जो अपर बॉडी है वो भी क्या हो रही है बेटा, आगे ही बढ़ रही है। अब क्या हुआ, अचानक से बस रुक गई, ब्रेक लग गए, बस रुक गई, तो बस का जो फ्लोर है वो भी रुक गया। बस के फ्लोर के कांटेक्ट में जो अपनी लोअर बॉडी थी, जो अपने पैर थे बेटा, वो भी क्या हो गए, रुक गए। भाई जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके अंदर क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। तो लोअर बॉडी क्योंकि फ्लोर के कांटेक्ट में थी, बस रुकी, फ्लोर रुका, तो लोअर बॉडी भी क्या हुआ बेटा, मोशन से रेस्ट में आ गई। लेकिन अपर बॉडी भी लाइक कि मैं तो किसी के कांटेक्ट में नहीं, मैं तो हवा में हूँ, तो और अभी तो मैं चल रही थी। अपर बॉडी को लगता है कि भाई अभी तो मैं चल रही थी, तो मेरे अंदर क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, और इनर्शिया ऑफ मोशन मुझे मोशन में ही रहने देगा, मुझे रेस्ट में नहीं आने देगा। तो उस इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण क्या होता है कि हमारी लोअर बॉडी तो रेस्ट में आ जाती है, लेकिन अपर बॉडी को लगता है कि नहीं अभी भी क्या हो रहा है, मोशन कंटिन्यू है। तो इसलिए अपर बॉडी आगे की तरफ झटका खाती है, यानी कि हम आगे की तरफ गिरते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें एक जर्क फील होता है जब भी ब्रेक्स लग जाते हैं अचानक से बस के। तो कि लोअर बॉडी रेस्ट पे आ गई क्योंकि बस रेस्ट पे आ गई, फ्लोर रेस्ट पे आ गया बस का, तो लोअर बॉडी भी रेस्ट पे। लेकिन अपर बॉडी को लगता नहीं कि अभी भी क्या चल रहा है, अभी भी हम चल ही रहे हैं, वो रेस्ट से मोशन, वो मोशन से रेस्ट में नहीं आ पाती है। तो इसलिए हमारे आगे की बॉडी को एक आगे की तरफ झटका लगता है, अपर बॉडी को आगे की तरफ झटका लगता है, जर्क फील होता है। सब किसके कारण है बेटा, इनर्शिया के कारण है, ठीक है। सो व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स सडनली टू अ स्टॉप, वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज दो द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स टू अ स्टॉप। बॉडी का जो लोअर पार्ट है बेटा वो आ जाता है रेस्ट पे व्हेन द बस स्टॉप्स, बट जो अपर पार्ट है, इट द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू इट्स इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो अभी भी
आगे ही जो है ना कंटिन्यू करना, मतलब आगे ही मूव करना कंटिन्यू करती है। तो जिस डायरेक्शन, उस तरीके से क्या होता है कि हमें एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क फील होता है। व्हेन अ बस एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स, बिकॉज जो लोअर बॉडी है वो तो हुआ क्या है बेटा कि रेस्ट से आ गई है मोशन में, लेकिन जो अपर बॉडी है वो अभी भी अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण क्या है, रेस्ट पर ही है। तो इसलिए लोअर बॉडी आगे निकल जाती है, अपर बॉडी पीछे रह जाती है, तो हमें पीछे की तरफ जर्क लगता है। ठीक है, चलो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। अगर एक्शन रिएक्शन हमेशा बराबर होते हैं, एक्शन रिएक्शन बेटा फोर्सेस होते हैं, ठीक है, तो फिर एक घोड़ा जो है वो एक कार्ट को कैसे खींचता है? तो बहुत ही आसान सा ये सवाल है बेटा। जैसे कि मान लो कि ये क्या है, तुम्हारे पास घोड़ा है, ठीक है, आप बोलोगे कि मैम बतख लग रही है, बट मान के चलो बेटा ये क्या है, घोड़ा है, ठीक है, घोड़े जैसा मुंह इसका बना देते हैं तो शायद तुम्हें ये घोड़ा लगे, जो भी है ऐसा कुछ, ठीक है। चलो अब देखो क्या हुआ है, चलो इसकी पोनीटेल बना देते हैं तो मुझे घोड़ा लग जाए। अब इसके पीछे बेटा इसका कार्ट लगा हुआ है। कार्ट मतलब समझते हो ना, घोड़ा गाड़ी जिसको अपन बोलते हैं, कुछ इस तरीके से इसका ऐसे कार्ट इसकी बॉडी से लगा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये कि अगर एक्शन रिएक्शन बराबर बराबर है तो फिर ये घोड़ा जो है ना कार्ट को खींचता कैसे? तो बहुत जाहिर सी बात है बेटा, इस कार्ट में लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, अब उनको आगे जाना होता है तो वो क्या करते हैं, घोड़े को मारते हैं, तो घोड़ा क्या करता है, आगे बढ़ता है। तुमको पता है बेटा कि वॉक करने के लिए, अब देखो इंसान वॉक करे, कुत्ता वॉक करे या घोड़ा वॉक करे, वॉक करने का तरीका तो सबका मतलब एक जैसे ही होता है ना। मैंने आपको पहले भी समझाया कि अपन वॉक कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो कि अपन ये फर्श पे खड़े हुए हैं, ठीक है, अपने दो पैर ये ऐसे हैं, तो अपन वॉक करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, अपना एक पैर आगे उठाते हैं, ज़मीन पे रखते हैं, फ्लोर पे रखते हैं, और फिर अपने पैर से क्या करते हैं बेटा, ज़मीन के ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाते हैं। मतलब चलना ज़मीन पर है, फर्श पर है, और उसी पे हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो एक पैर हमने आगे उठाया, ज़मीन पे रखा, और ज़मीन पर ये पैर क्या करेगा बेटा, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ मतलब कि बैकवर्ड्स आप बोल सकते हो कि डायरेक्शन में हमारा पैर क्या करेगा, फ्लोर के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको अपन बोलेंगे एक्शन। मान लो कि एफ फोर्स लगाया था हमारे पैर ने फ्लोर के ऊपर, तो तुमको क्या लगता है कि फ्लोर इस फोर्स का बदला नहीं लेगा? वो बोलेगा अच्छा बच्चों मेरे ऊपर फोर्स लगा, अब मैं बताता हूँ। तो पलट करके बेटा जो फ्लोर है वो भी क्या करेगा, तुम्हारे पैर के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, एफ फोर्स ही लगाएगा। मतलब जितना फोर्स तुम्हारे पैर ने लगाया था फ्लोर के ऊपर, एग्जैक्टली उतना ही फोर्स फ्लोर भी लगाएगा तुम्हारे पैर के ऊपर, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तुमने फोर्स लगाया था पीछे की तरफ, फ्लोर लगाएगा तुम्हारे पैर की तरफ, तुम्हारे पैर के ऊपर फोर्स आगे की तरफ। तो इस चक्कर में होगा क्या, इसको अपन एक्शन रिएक्शन तो बोलते हैं ना, कि तुमने जो फोर्स लगाया दैट इज एक्शन, फर्स्ट ने तुम्हारे पैर के ऊपर जो फोर्स लगाया दैट इज रिएक्शन, और उस रिएक्शन फोर्स के कारण ही क्या होता है कि तुम आगे बढ़ पाते हो। जब अपन चलते हैं बेटा तो अपन आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? क्यों? क्योंकि फर्श, जितने बार हम आगे बढ़ते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम अपने पैरों से फर्श के ऊपर फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ। तो फ्लोर हमारे पैरों के ऊपर फोर्स लगा देता है आगे की तरफ, और उस आगे लगने वाले फोर्स के कारण ही बेटा हम चलते हैं कहाँ, आगे की तरफ। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है कि अब ये घोड़ा है, अपन दो पैर पे चलते हैं, ये चार पैर पे चलता है, तो ये क्या करेगा, अपने चारों पैर से फ्लोर के ऊपर क्या करेगा, पीछे की तरफ एक्शन फोर्स लगाएगा। तो फ्लोर भी क्या करेगा, ग्राउंड भी क्या करेगा, इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा देगा, रिएक्शन फोर्स लगा देगा सेम मैग्नीट्यूड का। और इसी रिएक्शन फोर्स के कारण क्या होगा बेटा, ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, तो इसकी बॉडी से जो कार्ट जुड़ा हुआ है, जो गाड़ी जुड़ी हुई है, वो भी आगे बढ़ जाएगी। खत्म, इतना सा था ये क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ हॉर्स which ejects large amounts of water at a high velocity। कभी, अब आई डोंट नो तुम लोगों ने कभी किसी फायरमैन को देखा है या फायर ब्रिगेड तो चलो कभी ना कभी तुमने देखी होगी अपने शहर में आसपास, ठीक है, बट फायरमैन को तुमने कभी आग बुझाते हुए देखा है कि नहीं देखा है, आई एम नॉट श्योर। आप चाहो तो YT पर, गूगल पर ऐसा कोई ऐसे वीडियो सर्च कर सकते हो जहाँ पर आप देख सकते हो कि फायरमैन किस तरीके से आग बुझाते हैं, ठीक है। फायरमैन बेसिकली क्या करते हैं बेटा, उनके पास एक इतना मोटा सा हॉस पाइप रहता है, ये इतना मोटा सा क्या होता है बेटा, एक हॉस पाइप होता है।
अब सपोज आग लगी है तो आग बुझाने के लिए क्या चाहिए, आग बुझाने के लिए पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पानी कहाँ से आता है, पानी बेटा इसी हॉस पाइप के थ्रू आता है, ठीक है। तो सवाल ये है कि अब वही है कि अगर तुमने किसी फायरमैन को कभी ये काम करते हुए देखा हो तो तुम इस सवाल से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। बट एनीवेज वैसे भी समझा देती हूँ मैं। होता ये बेटा कि सपोज मैं कौन हूँ, मैं फायरमैन हूँ, ठीक है, और सामने आग लगी है, मुझे क्या करना है, आग पे पानी डालना है। तो मैं क्या करूँगी, ये मोटा सा जो हॉस पाइप है इसको मैं लेकर के आऊँगी, ठीक है, और सामने जो मेरा दूसरा साथी रहेगा उससे मैं बोलूँगी कि हाँ भैया नल चालू करो, ठीक है। तो फायर ब्रिगेड में जो बड़ा सा टैंक होता है बेटा, वहाँ से पानी बहुत ही हाई स्पीड के साथ उस हॉस पाइप में आना शुरू करता है, ठीक है। और जैसे ही हॉस पाइप में आता है तो उसको मैं आगे से खोल करके जहाँ पे आग लगी है वहाँ पर पानी डालना मैं शुरू कर देती हूँ, ठीक है। अब दिखने में और समझने में ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही ईजी लगती है, बट उस हॉस पाइप को संभालना डिफ़िकल्ट होता है। पता है क्यों? आप बोलोगे कि मैम भारी होता होगा। हाँ, भारी तो होता है, बट एक पॉइंट और है कि जब पानी उस हॉस पाइप के थ्रू आता है ना, तो हॉस पाइप पता है क्या करता है, पानी के ऊपर बहुत सारा फोर्स लगा देता है। हॉस पाइप पानी के ऊपर बहुत सारा फोर्स लगा देता है, और उस फोर्स के कारण ही पानी हाई वेलोसिटी के साथ पाइप से बाहर निकल करके जहां उसको पहुंचना है वहां तक पहुंचता है। अब वही वाली बात होगी कि अगर तुमने जाकर के किसी को थप्पड़ मारा है तो पलट करके तुमको भी तो पड़ेगा ना, मतलब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। की अगर जो हॉस पाइप है, जो उसकी दीवारें, यदि वो पानी के अंदर फोर्स, पानी के ऊपर फोर्स लगा रही है, एक्शन फोर्स लगा रही है, तो बदले में बेटा जो पानी निकल करके जा रहा है हॉस पाइप से, वो क्या पाइप के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, वो भी रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो मान लो कि सपोज चलो सबसे पहले तो हम इसके अंदर पानी बनाएंगे। ये बेटा बन गया है पानी, ठीक है। अब मान लो कि पाइप ने पानी के ऊपर लगाया है फोर्स, कितना, F फोर्स लगाया है, ठीक है। और उसी फोर्स के कारण क्या हो रहा है, पानी हाई वेलोसिटी के साथ पाइप से बाहर निकल रहा है। तो पलट करके ये जो पाइप है, पलट करके जो पानी है बेटा, ये भी क्या करेगा, पाइप के ऊपर फोर्स लगाएगा F। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस बराबर बराबर होते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो हॉस पाइप ने पानी के ऊपर फोर्स लगाया आगे की तरफ, जिसके कारण पानी पाइप से बाहर निकला आगे की तरफ, लेकिन पलट करके पानी ने क्या करा, पाइप के ऊपर उतना ही फोर्स लगा दिया बट इन बैकवर्ड्स डायरेक्शन, पीछे की तरफ। तो इसीलिए जो फायरमैन बेटा ये हॉस पाइप को पकड़ के खड़े रहते हैं ना, जैसे ही पानी निकलना शुरू करता है, पाइप से आना शुरू होता है, फायरमैन को पीछे की तरफ एक जर्क लगता है, मतलब उस पाइप को पकड़ना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि लगातार उस पाइप से जो पानी निकल रहा है वो पानी क्या कर रहा है, पाइप के ऊपर, हॉस पाइप के ऊपर पीछे की तरफ रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। तो उस रिएक्शन फोर्स को क्या करना पड़ता है, फायरमैन को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर कोई दुबला पतला या एक अनट्रेन्ड इंसान हम जैसा कोई पाइप लेकर के वो खड़ा हो जाए ना बेटा, एक बार में जो है ना दूर जाके फेंक जाएंगे अपन, अलॉन्ग विद पानी, अलॉन्ग विद पाइप। क्यों? क्योंकि अपने बस की नहीं है वो उतने फोर्स को जो है ना बर्दाश्त कर पाना। तो यही रीज़न है बेटा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, व्हेन अ फायर हॉस पाइप ejects large amounts of water in the forward direction at high velocity, then the forward going stream of water exerts a backwards reaction force due to which the hose pipe tends to go backward। कि जब हाई वेलोसिटी का पानी पाइप से बाहर निकलेगा तो पानी क्या करेगा, पाइप के ऊपर पीछे के डायरेक्शन में, बैकवर्ड्स डायरेक्शन में क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा। एंड स्लिप्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ फायरमैन, और अगर फायरमैन ने इसको ठीक से नहीं पकड़ा तो चांसेस है कि वो जो हॉस पाइप है वो उसके हाथ से छूट भी जाए। दिस बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द हॉस पाइप मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड द हॉस पाइप। और ये बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स जो लगा रहा है पानी हॉस पाइप के ऊपर, ये डिफ़िकल्ट होता है बेटा, मतलब उसके कारण क्या होता है, जो फायरमैन है उसके लिए हॉस पाइप को पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड द फायरमैन हैज़ टू होल्ड द हॉस पाइप स्ट्रांगली, और इसीलिए उस पाइप को फायरमैन को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करना पड़ता है, अदरवाइज तो वो खुद भी गिर जाए और पाइप भी नीचे गिर जाए। ठीक है, चलो ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल आ गया है, चलो आ जाओ। From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity. Okay, recoil velocity आपको निकालनी है, यानी कि यहाँ पर जो law of conservation of momentum वाला फॉर्मूला होता है बेटा, वही आपको क्या करना है, अपनाना है। क्या होता है law of conservation of momentum का फॉर्मूला?
m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। यही होता है भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अपन ने क्या पढ़ा था? दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मैंने आपको यही पढ़ाया था कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मास m1 m2, इनिशियल वेलोसिटीज u1 u2। अब क्या हुआ, मान लो कि इनके बीच में किसी तरह का इंटरेक्शन हुआ है। इंटरेक्शन बोले तो ये आपस में टकरा गए, तो आफ्टर कोलिजन इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v1 और इसकी हो जाएगी v2। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? वो लॉ ये बोलता है कि भाई जितना भी टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है, जितना भी टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है वो टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर आना चाहिए। मतलब कि कोलिजन हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। बात क्या है? बात ये है कि कोलिजन के पहले जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो बराबर होना चाहिए कोलिजन के बाद के टोटल फाइनल मोमेंटम के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपको याद कर लेना होगा। अब यहाँ पर गन और क्या राइफल और बुलेट की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, वो बॉल नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, एक गन है, एक राइफल है और एक बुलेट है। ठीक है, तो मान लो कि ये क्या हो गई है, राइफल हो गई है। ठीक है, और इसका जो ट्रिगर है वो दबाया गया, तो जैसे ही ट्रिगर दबाएंगे तो क्या होगा, बुलेट निकलेगी इससे श्विंग करके। अब देखो, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर इंटरेक्शन क्या है, मैं बताती हूँ। इनिशियली बुलेट जब इसके अंदर थी, राइफल के अंदर थी, जब अपन ने ट्रिगर नहीं दबाया था, तो बुलेट और गन या राइफल दोनों ही रेस्ट पे थे, है ना। आप बोलोगे कि मैम ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा। बेटा दिमाग लगाओ ना, मेरे हाथ में राइफल है, उसके अंदर बुलेट है, जब तक कि मैं राइफल का ट्रिगर नहीं दबाऊंगी तब तक तो राइफल भी रेस्ट पे है और बुलेट भी रेस्ट पे है। मान लो कि जो ये है राइफल है, ये है आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1, बुलेट क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो इसका मास हो जाएगा m1, किसका, राइफल का। बुलेट का हो जाएगा m2। मास तो नहीं बदलेगा बेटा। ठीक है, इनिशियली मैंने क्या कहा, जब ट्रिगर नहीं दबाया था तो दोनों रेस्ट पे थे। मान लो कि ये जो अपनी राइफल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, जो बुलेट है इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u2। देखो, आपको हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे चूज करने होंगे कि ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसका मास m1 हो गया, इसका m2 हो गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 हो गई, इसकी u2 हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हुआ, जब हमने ट्रिगर दबाया तो बुलेट निकली श्विंग करके। कैसे निकली, तो इनके बीच में बेटा इंटरेक्शन हुआ, बुलेट और राइफल के बीच में इंटरेक्शन हुआ। कैसा इंटरेक्शन हुआ, एक्चुअली राइफल ने या जो भी आपके पास गन है, उसने बुलेट के ऊपर फोर्स लगा दिया। जब तक ट्रिगर नहीं दबाया था तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाया तो इसने क्या करा, राइफल ने उठा करके बुलेट के ऊपर फोर्स लगा दिया, एक्शन फोर्स लगा दिया, और उस फोर्स के कारण ही बुलेट निकल गई ऐसे शुई करके। तो तुमको क्या लगता है, इसके ऊपर एक्शन फोर्स लगेगा तो चुप रहेगी क्या? बदले में बेटा बुलेट भी क्या करती है, रिएक्शन फोर्स लगा देती है। ये फोर्स लगाती है राइफल बुलेट के ऊपर, तो बदले में बुलेट भी लगा देती है रिएक्शन फोर्स राइफल के ऊपर, सेम मैग्नीट्यूड का। जितना फोर्स राइफल ने लगाया था बुलेट के ऊपर, बुलेट भी एग्जैक्टली उतना ही सूद समेत जो है, नहीं सूद समेत नहीं जितना फोर्स लगा था बुलेट के ऊपर उतना ही बुलेट फोर्स लगा दी थी। कहाँ, राइफल के ऊपर, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, बैकवर्ड्स डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे कि मैम इसने जब इसके ऊपर फोर्स लगाया, एक्शन फोर्स, तो एक्शन फोर्स के कारण तो बुलेट इतने दूर चली गई, लेकिन जब उसने बराबर का रिएक्शन फोर्स लगाया तो राइफल क्यों नहीं चली गई पीछे? भाई अगर राइफल लगा रही है बुलेट के ऊपर फोर्स, तो बुलेट जा रही है आगे। बुलेट भी यदि उतना ही फोर्स लगा रही है तो फिर राइफल को भी पीछे फिर जाना चाहिए। वो तो नहीं होता। हाँ, जर्क जरूर लगता है पीछे की तरफ, लेकिन फिकती तो नहीं है राइफल। क्यों? क्योंकि बेटा राइफल का मास ज्यादा है ना। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा ना, हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है उसके मोशन में एक्सेलरेशन कम होता है, जिसका मास कम उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा। तो गन और बुलेट या राइफल और बुलेट के कंपैरिजन में मास ज्यादा किसका है? राइफल का। तो जब उसके ऊपर बराबरी का रिएक्शन फोर्स लगेगा ना बेटा, तो क्योंकि उसका मास ज्यादा है तो उसके मोशन में एक्सेलरेशन कम आएगा। बुलेट का मास तो छोटा सा था बेटा, कम था,
तो उसके मोशन में एक्सेलरेशन ज़्यादा आ गया, वो शूइंग करके निकल गई। उतना ही फोर्स जब राइफल के ऊपर पड़ा तो राइफल तो भारी थी, उसका मजा था, तो उसके मोशन में एक्सेलरेशन कम आया, और इसीलिए केवल एक बैकवर्ड जर्क लगता है चलाने वाले को, है ना, इससे तो कुछ नहीं लगता। ऐसा नहीं कि राइफल जो है वो दूर पीछे जाके फेंक जाती है, ऐसा नहीं होता। फोर्स लगेगा, बैकवर्ड लगेगा, ठीक है, और थोड़ा सा जर्क लग सकता है, लेकिन हाँ वो हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। तो आफ्टर दिस होल फायरिंग एंड ऑल, अब जो आपके पास राइफल है उसकी वेलोसिटी हो गई है फाइनल वाली v1। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u1 राइफल की, ठीक है। अब कितनी हो गई, v1 हो गई, और बुलेट की क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी, v2। अब आपको समझ में आया कि इनिशियल वेलोसिटी राइफल की u1, इसकी u2, फाइनल वेलोसिटी इसकी v1, इसकी v2, मास m1 m2 वो तो देख ही लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सारी जो भी वैल्यूज हैं उनको आप एक तरफ यहां पर रख लो। जैसे कि m1 क्या है बेटा, व्हाट इज m1, मास ऑफ राइफल, कितना दिया हुआ है सवाल में, 4 kg, तो यहाँ पे लिख लो 4 kg, ठीक है। m2 क्या है, मास ऑफ बुलेट, कितना दिया हुआ है सवाल में, 50 ग्राम्स, तो बेटा ग्राम्स को देखो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.05 kg मास आ जाएगा किसका, बुलेट का, ठीक है। फिर u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल, तो इनिशियली तो दोनों रेस्ट पे थे, यानी कि बुलेट हो चाहे राइफल हो, दोनों की ही इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या होगी, 0 होगी। आफ्टर दिस फायरिंग v1 क्या हो गई, राइफल की वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी जिसको अपन बोलते हैं, क्योंकि गन रिकॉइल करती है ना, तो रिकॉइल वेलोसिटी अपन उसको बोलते हैं, कितनी हो गई, v1 हो गई। लेकिन v1 क्या है, v1 नहीं पता, वही तो निकालना है हमको, अपन को, है ना। सो कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, वो हमें निकालना है। तो v2 कितना है, जिस वेलोसिटी के साथ बुलेट आगे बढ़ी है वो वेलोसिटी तो आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, देखो 35 मीटर पर सेकेंड, तो v2 की वैल्यू आपको दी हुई है 35 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, m1 m2 u1 u2 v1 v2, इन सारी वैल्यूज को आपको ये वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है, ताकि आपकी जो रिकॉइल वेलोसिटी है गन की, यानी कि ये v1, हाँ चलो ठीक है, v1 ये जो है निकल करके आ जाए, ठीक है। चलो आ जाओ, यहीं पर मैं पुट कर देती हूँ। सबसे पहले इनिशियल जो टोटल मोमेंटम है वो निकाल लेते हैं। m1 u1 की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, m1 कितना है 4, और u1 कितना है, आप बोलोगे मैम u1 तो 0 है, ठीक है, तो उतना ही रखो, प्लस m2 कितना है, m2 है 0.05 kg, u2 कितना है, u2 आप बोलोगे मैम 0 है, मैंने कहा ठीक है उतना ही रखो, इज इक्वल्स टू, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो 0 0 है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो पूरा 0 हो जाएगा। अरे हो जाने तो, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें तो सिर्फ सॉल्व करने से मतलब है ना, सॉल्व करो तुम बस। फिर इसके बाद में m1 मतलब वही मास ऑफ क्या बोलते हैं इसको, राइफल, कितना है 4 किलो, और उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 वो तो आपको निकालनी है, प्लस m2 कितना है, बुलेट का मास 0.05 kg, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है 35 मीटर पर सेकेंड, ये ठीक है। तो ये अपन ने क्या करा, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब आप देख रहे हो कि भैया 4 × 0 है, दिस × 0 है, तो यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड जो है पूरा आपका बेटा वो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है, 4 × v1 4v1 इंटू 0.05 इंटू सॉरी 0.05 इंटू 35, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए 0.05 और 35 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो अभी तो आप देख सकते हो यार, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, यहाँ पर यहाँ पर ना साइन आना चाहिए प्लस का, ठीक है। हाँ अब देखो राइट हैंड साइड में तो ये क्या है, पॉजिटिव में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा बेटा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, बेसिक मैथ्स। तो -0.05 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 4v1, इतना समझ में आया। अब v1 निकालने के लिए क्या करोगे, 4 को भी यहाँ ले आओगे, कहाँ, डिनोमिनेटर में, भाई यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो -0.05 इंटू 35 बाय 4 इज इक्वल्स टू v1, इज इक्वल्स टू v1। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे बेटा तो कुल मिलाकर के आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4375 मीटर पर सेकेंड, कुछ नहीं,
इस पूरे को आपको सॉल्व कर लेना है। 0.05 इंटू 35/4 जब आप सॉल्व कर लोगे तो जो रिकॉइल वेलोसिटी है राइफल की या गन की वो कितनी आ जाएगी, 0.4375 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बस आपको करना क्या है, जब भी ये बुलेट और इन सब का क्वेश्चन आए तो तुमको करना क्या होता है, तुमको करना ही होता है कि बेटा आपको एक को मान लेना होता है ऑब्जेक्ट 1, दूसरे को ऑब्जेक्ट 2। फिर आप क्या करते हो, उस हिसाब से उनके मासेस, इनिशियल वेलोसिटीज और फाइनल वेलोसिटीज निकालते हो। जैसे इसको अपन ने माना ऑब्जेक्ट 1, तो इसका मास हो गया m1, इनिशियल वेलोसिटी हो गई u1, फाइनल हो गई v1। इसको अपन ने माना क्या, ऑब्जेक्ट 2, तो इसका मास हो गया m2, इनिशियल वेलोसिटी हो गई u2, फाइनल हो गई v2, लाइक दैट। ठीक है। और फिर इसके बाद में सारी जो वैल्यूज यहाँ पे आपको दी हुई हैं सवाल में, उनको आप एक तरफ लिखो और फिर आप अल्टीमेटली इस फॉर्मूले में पुट कर दो, और बहुत ही इजीली फिर आप क्या कर सकते हो, गन या राइफल की जो रिकॉइल वेलोसिटी उसको आप निकाल सकते हो। डन। चल, तो अल्टीमेटली बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.4375 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये भी मुझे लग रहा है कि उसी के ऊपर सवाल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। Two objects of masses 100 grams and 200 grams are moving along the same line and direction with velocities this and this। ठीक है, मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। 1 2 आपको बेटा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये है ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो इसका मास हो जाएगा m1, इसका हो जाएगा m2, इसकी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी हो जाएगी u2, और जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, कोलाइड करेंगे, तो आफ्टर कोलिजन इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v1 और इसकी हो जाएगी v2। वैल्यूज अभी मैं नहीं देख रही हूँ, देख लूंगी सवाल में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, लेकिन हाँ ये चीज़ तो मुझे क्लियर है। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं इतने इतने मासेस के, ये दोनों सेम लाइन में एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे। जैसे कि मान लो कि ये ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे ही जा रहा था। ठीक है, लेकिन फिर हुआ क्या, आपस में टकरा गए। टकराने के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब ये वाला, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 1.67 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें क्या करना है, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी तुम्हें निकालनी है। इतना समझ में आ गया कि ये यहाँ जा रहा था, इसके पीछे ये भी यहाँ जा रहा था, लेकिन चलते चलते क्या हुआ, टक्कर खा गए। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इतनी हो गई। इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो आ जाओ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन जो भी वैल्यूज अपन को दी हुई है यहाँ पर अपन लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, इसका मास m1, इसका मास m2। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये वाले ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो इसका मास, मतलब जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम। तो बेटा 100 ग्राम को देखो हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0.1 kg। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास कितना आ गया, 0.1 kg। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम। इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा केजी में, 0.2 kg। ये हो गया 0.2 kg। ठीक है, इसके बाद में द वेलोसिटीज आर, वेलोसिटीज क्या थी, जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है जिसका मास यहाँ पर आपको दिया हुआ है 100 ग्राम, जिसको अपन ने केजी में कन्वर्ट किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो u1 कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। बेटा जाहिर सी बात है, मैं अगर ऐसे जा रही हूँ, पीछे से कोई दूसरा इंसान आ रहा है सेम डायरेक्शन में, वो मुझ पे टक्कर तभी मार पाएगा जब उसकी वेलोसिटी मुझसे ज़्यादा होगी। मान लो कि मैं 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ जा रही हूँ, पीछे से कोई आ रहा है मुझसे भी कम वेलोसिटी के साथ, 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, तो मेरी वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो मैं तो आगे निकल जाऊँगी ना, वो मुझे कभी टक्कर मार ही नहीं सकता। पीछे से टक्कर तभी पड़ती है जब पीछे से आने वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तुमसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि मैम वेलोसिटी कहीं इसकी तो नहीं है। अरे जो पीछे चल रहा है बेटा ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तभी वो आगे वालों को टक्कर मार पाएगी। ठीक है, तो इसकी हो गई क्या, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे वाले की कितनी है, दूसरे वाले की है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर वेलोसिटी क्या हुआ, जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी 1.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तुमसे दूसरे ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी, ये पूछी गई है। कैसे निकालोगे, वही लगाओगे फॉर्मूला, m1 u1
प्लस M2U2 प्लस M1V1 प्लस M2V2 का, ये लगाओगे फॉर्मूला। जो भी तुमने यहाँ पर वैल्यूज बेटा रखी हैं इसको आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो। M1 की जगह पे क्या रखोगे 0.1 इंटू U1 की जगह पे 2 मीटर पर सेकेंड प्लस M2 की जगह पे क्या रखोगे 0.2 इंटू U2 कितना है, U2 है 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू M1 की जगह पे क्या रखोगे 0.1 इंटू V1 कितना है 1.67 प्लस M2 कितना है, M2 है 0.2 kg, V2 आपको निकालना है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 0.1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0.2 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 1.67 कितना होगा। आप चाहो तो डेसिमल हटा करके ऐसा कर सकते हो, यानी कि वो कुल मिलाकर के कितना होने वाला है 0.167 होने वाला है। ठीक है, 0.1 इंटू 1.67 करोगे तो कितना आंसर आएगा बेटा 0.167 ही आएगा, प्लस साइड में क्या है 0.2 V2। ठीक है, 0.2 क्या होगा 0.4 इज इक्वल्स टू 0.167 प्लस 0.2 इंटू V2। अब क्या करोगे 0.167 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो 0.4 माइनस 0.167 इज इक्वल्स टू 0.2 बाय V2। इसको सॉल्व कर लो, जो भी तुम्हारा सपोज आंसर आया है उसके साथ तुम क्या करोगे 0.2 को तुम डिनोमिनेटर में ले आओगे, तो आंसर डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू V2। तो अल्टीमेटली बेटा तुम्हारा V2 कितना आ जाएगा, तुम्हारा V2 यहाँ पर आने वाला है 1.165। कितना आने वाला है 1.165 मीटर पर सेकेंड। पूरा खेल बस इस चीज का होता है कि एक बार तुम्हें ये समझ में आ गया कि दो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, उनके मासेस क्या हैं, उनकी इनिशियल वेलोसिटीज क्या हैं, उनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या हैं, बस फिर तुम्हें ये फॉर्मूला याद करके सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देना होता है और बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन करके तुम्हारे पास क्या आ जाती है। अगर गन वाला केस है तो गन की रिकॉइल वेलोसिटी आ जाती है, या अगर कुछ इस तरह का केस है तो तुम्हारे पास दूसरे ऑब्जेक्ट की आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटी आ जाती है। इस केस में कितनी आई है बेटा 1.165 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए सो दैट्स इट। आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने आप बोल सकते हो कि जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो पूरे सॉल्व कर लिए हैं। अब हम अपन मिलेंगे कहाँ, अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में क्या करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।